वो देख रहे हैं कि मैं वॉक कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ। जैसे कोई दीवार आती थी ना, मेरी आंखें बंद है सर, दीवार आती थी मैं घूम जाता था, एज इफ कि मैं अपनी कंट्रोल में हूं ही नहीं। इतना जोर से चिल्लाया भैया करके उसने, वो आवाजें आज भी कान में गूंजती है। और जब मुझे सबने पकड़ा ना, तो ऑल ऑफ अ सडन मैं कोलैप्स हो गया। मैंने स्टेप आउट किया, मुझे एक अजीब सा बॉडी में पेन होने लगा। एक बहुत ही अजीब सा पेन था, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि वो कैसा पेन था। बट मैं 1.5 दिनों तक मुझे कोई सेंस नहीं थी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। फेसबुक को भी इसी तरीके से प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप जाकर डायरेक्टली उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा भार उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। वैसे आपने भी बहुत बार सुना होगा अपने परिवार में, रिलेशन में, कि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ रहा होता है तो उसे पीछे खींचने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। कभी कभी लालच, कभी पुश्तैनिक ज़मीन, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बीच में आती है जिससे बढ़ते इंसान को रोकने के लिए 36 परिवार वाले खड़े होते हैं। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो इसी घटना पर आधारित है। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें अमरिंदर ने भेजा है। अमरिंदर जो कि अभी महाराष्ट्र में रह रहे हैं। अमरिंदर ने बताया कि भाई अभी मैं 25 साल का हूँ, अपनी मेडिकल की स्टडीज़ पूरी कर रहा हूँ, धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आगे बढ़ पाऊँ। लेकिन बात है 2013 की, जब वो 9th क्लास में थे। उनके पूरे परिवार वालों ने इस तरीके से उन्हें घेरा कि वो आज तक इस चीज़ को भूल नहीं पाए हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उनकी रिकॉर्डिंग में, पूरी रिकॉर्डिंग जो मेरे पास शायद 30 या 40 मिनट की आई होगी, कम से कम 6 बार वो रो दिया अपना रियल इंसिडेंट बताते हुए। अमरिंदर ने बताया, भाई आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ। हमारी पुश्तैनिक ज़मीन है, बेसिकली हम यूपी जौनपुर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर हमारी जो पुश्तैनिक ज़मीन है वो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने बनवाई थी। तो उनके जितने भी बच्चे आते हैं उनके हक में, सबके हक में ये ज़मीन का हिस्सा आता है। बहुत बड़ा घर है और बहुत ज़्यादा विजिट करना वहाँ पर नहीं हुआ करता था। कुछ लोग वहाँ रहा करते थे और हम लोग तो वहाँ से जा चुके थे। मैं अपनी पूरी बिरादरी के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन अपने दादा से जो हमारे बच्चे पोते हुए वो सारे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सारे हालात आगे जाके वहीं जुड़ते आपको दिखेंगे। मेरे दादाजी से सबसे पहले बुआ जी हुई, फिर अमरिंदर के पापा हुए और फिर 2 चाचा उनके बाद में हुए थे। जब मेरे पापा जी की शादी हुई थी तो मेरी बुआ उनसे पहले मैरिड हो चुकी थी, लेकिन मेरे बुआ जी के जो हस्बैंड थे वो ऑफ हो चुके थे। मतलब उनके जो फूफा जी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे थे। अमरिंदर ने बताया कि भाई बात है 1998 की, जब मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म से जस्ट 10 महीने बाद मेरी बुआ जी गुजर गई। उनको जॉइंडिस हुआ था। 1998 में जॉइंडिस के हर तरीके से इलाज उपलब्ध थे, लेकिन जो डॉक्टर्स वहाँ पे आए थे उन्होंने जैसे हाथ खड़े कर दिए थे। किसी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि बुआ जी को हुआ क्या। उसके बाद बारी आई मेरे पापा से छोटे वाले भाई की। कुछ साल बाद मेरे पापा के जो छोटे वाले भाई थे, मतलब जो चाचा जी थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। और अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई आप बिलीव नहीं करोगे, पूरा परिवार इस चीज़ से तंग था कि बुआ जी तो जा चुकी हैं, अचानक से चाचा जी की तबीयत इतनी ज़्यादा कैसे ख़राब हो गई। मैं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं ले सकता। वहाँ पर आज भी ये मिरेकल स्टडीज़ में आता है कि चाचा जी इस हालत में थे जैसे भगवान ने साक्षात उन्हें बचाया था। अमरिंदर ने बताया कि मेरे पापा से मेरा और मेरी छोटी बहन का जन्म हुआ। मैं 9th क्लास में था 2013 में, और मेरी बहन मेरे से 2 साल छोटी 7वीं क्लास में थी। जब मेरी बुआ जी गई थी और चाचा की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके बाद मेरे जो घर वाले थे वो जीवदानी टेम्पल गए थे, जो कि मुंबई का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध टेम्पल है। वहाँ पर एक माता जी आती थी जो हर फ्राइडे आती थी और वहाँ पर अपनी गद्दी लगाया करती थी। और वहाँ पर उन माता जी से बात की तो उन माता जी ने बोला कि तुम्हारे घर के ऊपर से अभी बला उतरी नहीं है, बुआ तो चली गई, चाचा जाने वाले थे, लेकिन अभी भी तुम्हारे घर से 2 बलि मांगी गई है। और वो 2 बलि और किसी की नहीं थी, अमरिंदर की मम्मी और उनके चाचा जी। मतलब चाचा जी अभी दोबारा शिकार होने वाले थे। घर वालों ने हाथ जोड़कर उन माता जी से अपने ऊपर रक्षा कवच लिया और अपने परिवार को उस टाइम पर बचा लिया। ये सब होने के बाद रियल इंसिडेंट स्टार्ट होता है। बात है 2013 की, मैं 9th क्लास में था और यूपी जौनपुर हमें जाना था ट्रेन से। 2 दिन लगते हैं जाने के, 2 दिन लगते हैं आने के। 2 दिन हमें लगे थे वहाँ पहुँचने में। परिवार में सब गए थे, मतलब दादा दादी भी गए थे, पापा मम्मी भी गए थे, अमरिंदर और उनकी छोटी बहन भी गई थी। जब ये लोग पुश्तैनी घर में पहुँचे तो स्वागत तो इनका बहुत अच्छे से हुआ था, क्योंकि कुछ लोग थे जो अभी भी उस पुश्तैनिक ज़मीन पर रह रहे थे।
लेकिन अमरिंदर ने बताया कि भाई मेरे परिवार वालों ने मुझे समझा रखा था कि ज़्यादा क्लोज किसी से होना नहीं है। जो अमरिंदर के दादाजी थे उनसे बड़े भी एक उनके दादा थे, और फिर उनसे बड़े एक और दादा थे जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उनकी वाइफ वहाँ पर आई थी। अमरिंदर को बाद में पता चला कि जो दादाजी के बड़े भाई थे और उनसे भी जो बड़े भाई थे जो ऑफ हो चुके थे, उनकी जो वाइफ थी वो बहुत तेज़ दिमाग की थी। एक दिन अमरिंदर के जो दादाजी थे उनके जो बड़े भाई थे वो अमरिंदर को बोलते कि चलो हमें कुछ मार्केट से सामान लेके आना है। ये चीज़ सुनने के बाद मैं अपनी दादी के पास गया और मैंने अपनी दादी को बताया कि जो बड़े वाले दादाजी है वो मुझे मार्केट लेके जा रहे हैं, कुछ सामान लेके आना है। तो दादी जी ने इस चीज़ को सुना, समझा और अमरिंदर को बड़े प्यार से बोला कि बेटा तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका दिया कुछ खाना मत। अब जो बड़े जो दादा थे जो ऑफ हो चुके थे, उनकी वाइफ ने तरबूज मंगवा रखे थे और कुछ सामान और भी मंगवाया था। तो ये लोग उस टाइम पर 2013 में बाइक उठाते हैं। जो अमरिंदर के बड़े दादा हम कह सकते हैं, उन्होंने बाइक उठाई और ये लोग मार्केट गए और वहाँ से और सामान तो लिया, साथ में एक तरबूज लेके आए थे। तरबूज लेके जब ये लोग अपने पुश्तैनी घर में वापस आए तो तरबूज को उठाकर अमरिंदर अंदर लेके गया रसोई में, और वहाँ पर 5 मिनट बाद अमरिंदर को बुलाया गया, जहाँ पर तरबूजों को इक्वली अलग अलग हिस्से में काटा गया था और अमरिंदर को बोला गया कि बेटा जितने भी लोग गार्डन में बैठे हैं, तुम्हारे दादाजी, उनके बड़े भाई, उनके छोटे भाई, सब आपस में मिलके खा लो। अमरिंदर को उस टाइम पर कोई भी शक नहीं हुआ, किसी को कोई भी शक नहीं हुआ। अमरिंदर ने पूरी परात उठाई जो कि तरबूज से भरी हुई थी और वो सीधा लेके गार्डन की तरफ आ गए। अमरिंदर ने बताया कि जब वो तरबूज की परात लेके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अच्छा खासा बरामदा है पुश्तैनी घर में, जहाँ पर उनका पूरा बचपन बीता था, सब वहाँ पर बैठे हुए थे। अमरिंदर ने धीरे धीरे करके सबको तरबूज बांटने स्टार्ट करे, सब ने खाना भी स्टार्ट किया और फिर जो अमरिंदर के दादाजी थे उनसे बड़े वाले भाई अमरिंदर को बैठाते और वो बोलते हैं अमरिंदर को कि बेटा तू तो मेरे दिए हुए तरबूज ही खाएगा, तू किसी और का नहीं खाएगा, बहुत टाइम बाद मेरे हाथों से तू कुछ खाने वाला है। उस टाइम अमरिंदर को किसी ने नहीं टोका। अमरिंदर ने बोला कि भाई मेरी भी कोई नज़र नहीं पड़ी किसी चीज़ के ऊपर भी, मैंने वो तरबूज का हिस्सा लिया और खाना शुरू कर दिया। ये हमारी 2 दिन बाद की ट्रेन थी, सारी शादी निपट गई और जब हम 2 दिन बाद अपने महाराष्ट्र की तरफ निकलने वाले थे, यूपी जौनपुर से, तब अमरिंदर ने बताया कि भाई जैसे ही उस पुश्तैनी घर को मैंने छोड़ा मेरे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी किसी को ये बात नहीं बताई। रेलवे स्टेशन जब तक अमरिंदर पहुँचे वो दर्द और भी ज़्यादा गहरा हो गया था, फिर भी मैंने किसी को नॉलेज में नहीं आने दिया, बस अपने दादाजी को बताया कि दादाजी मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिक्कत है। तो उनके दादाजी ने यही बोला कि हाँ घर बदला है, एनवायरनमेंट बदला है, एटमॉस्फेयर बदला है, हवा पानी बदला है, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अमरिंदर के दादाजी ने उन्हें पूरी सहानुभूति दी कि जब हम महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे तो तेरा चेकअप करवा लेंगे, वैसे तेरे को रास्ते में दिक्कत होगी नहीं। जब वो ट्रेन चलने लगी ना मेरे पेट में दिक्कत बढ़ने लगी, लेकिन फिर भी मैंने किसी को नहीं बताया, अपनी मम्मी से चुपचाप क्रोसिन ली और क्रोसिन खाने के बाद हम सो गए। अमरिंदर ने बताया कि जब मेरी आँख खुली तो हम काफ़ी आगे निकल चुके थे, एक दिन हमें और गुजारना था ट्रेन में, वो दिन भी हमने गुजारा, जबकि अमरिंदर के पेट में कोई ना कोई दिक्कत लगी हुई थी। जब ये लोग महाराष्ट्र पहुँचे तो अमरिंदर ने बताया कि भाई जब मैं घर पहुँचा तो मेरी हालत ख़राब होने लगी और अब मेरे घर वालों को लगा कि मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। लेकिन अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत 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 धीरे चल रही थी। मतलब मेरे साथ जो हादसे हो रहे थे वो कब के शुरू हो गए थे, मेरे घर वाले बहुत लेट हो चुके थे उन चीज़ों को देखने, पूछने और सोचने में। अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई जब मैं महाराष्ट्र आ गया मेरा जो स्टमक का पेन था वो धीरे धीरे बढ़ता कम होता, बढ़ता कम होता। मैंने अपने घर वालों को बताया तो वहाँ के स्थानीय डॉक्टर्स जो थे, वैद्य थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, उनसे दवाइयाँ ली गई और मेरे को दवाइयाँ दी गई। मैंने वो पूरा साल अपना ऐसे ही स्टमक पेन में निकाला, अपनी 9th क्लास क्लियर की और बात आ गई 10th क्लास में। डेट है 16 जून, मैं आज तक नहीं भूल पाया। 16 जून को जब मैं स्कूल में था मुझे मेरे पेट में इतना ज़ोर का दर्द उठा, इतना ज़ोर का दर्द उठा कि मेरे फैमिली वालों को इमरजेंसी में बुलाया गया। मेरे दादाजी आए, अपनी बाइक लेके आए थे। अमरिंदर ने बताया कि जब भाई मैं हॉस्पिटल गया तो मैं दर्द से तड़प रहा था क्योंकि मेरे स्टमक में इतना पेन हो रहा था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा पेन किस वजह से हो सकता है। अभी आप जो सुनने वाले हो ना, उसको सुनने के बाद आपका भी उतना ही दिमाग घूम जाएगा जब मुझे रियलिटी का पता चला था। अमरिंदर ने बताया कि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा मैं सोया, कुछ दवाई लेके हल्का फुल्का कुछ खा के, और मैं डायरेक्टली 2 दिन बाद उठा। अमरिंदर ने बताया कि भाई मैं इसे ये नहीं बोल सकता कि मैं कोमा में था, लेकिन मेरे घर वाले पागलों की तरह रो रहे थे जब मेरी आंख खुली 2 दिन बाद, और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अक्षय भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या फिर कौन मेरे साथ ऐसा कर रहा है। अब जब मैंने आपको बताया कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बीच का मैं आपको पूरा हादसा बताता हूँ कि हॉस्पिटल में मेरे साथ हुआ क्या, जो कि मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया।
अमरिंदर ने मुझे बताया कि जब मेरे स्टमक में पेन हुआ तो वो इतना ज़ोर का पेन था कि स्कूल से हॉस्पिटल ले जाने पर हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरी पल्स खो गई थी। अमरिंदर ने सिर्फ इतना बताया कि अक्षय भाई मुझे बस इतना याद है कि मुझे पेन किलर्स दिए जा रहे थे, कुछ दवाइयाँ दी जा रही थी जिसकी वजह से शायद मेरी पल्स खो गई थी। मुझे शॉक दिया गया, जैसे आप मूवीज़ में देखते हो चेस्ट पर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी करंट दौड़ाए गए जिसकी वजह से शायद मेरी पल्स मिली। पर जब 2 दिन बाद मैंने आँख खोली तो मैंने देखा कि मैं कहाँ पर हूँ। उन्होंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और अमरिंदर ने इस चीज़ की ज़िद करी कि मेरे को अपने स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाने दो। घर वालों से पूछने पर यह पता चला कि अमरिंदर एक ऐसी सिचुएशन में चले गए थे जहाँ पर वो ना ही कोमा में थे, ना ही वो होश में आ पा रहे थे। जब उनकी बीमारी का पता करा गया कि उन्हें हुआ क्या था तो डॉक्टर्स ने बताया कि इन्हें किसी दवाई से बहुत बुरी एलर्जी हुई है जिसकी वजह से ये अपने होश में ही नहीं थे। इस बीमारी का एक नाम है, लेकिन अमरिंदर तो एक डॉक्टर फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो भाई जिस तरीके से उन्होंने बताया मैं तो उसे याद नहीं कर पाया, लेकिन जितना मैं ढंग से बता पा रहा हूँ। अमरिंदर ने बताया कि ये पता नहीं कौन सी बीमारी थी, क्या नाम था उसका, उन्होंने मुझे बताया था हालांकि कि इस बीमारी में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो दवाइयाँ जाती हैं वो रिएक्शन इस तरीके से करती हैं कि आपके पल्सेस कभी कभी खो जाती हैं या फिर आपकी जो बॉडी है वो रिएक्शन को झेल नहीं पाती, जिसकी वजह से आप इस सिचुएशन में चले जाते हो। मैं 9 दिन तक हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद मुझे डिस्चार्ज मिला, मैं अपने स्कूल जाना शुरू करता हूँ और 1 हफ्ते बाद फिर मेरे साथ एक ऐसी दुर्घटना होती है जिसको मैं आज भी सोच के परेशान हो जाता हूँ कि मैं आम इंसानों के बीच में घूम पाता या नहीं घूम पाता। अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई 10th क्लास में थे, होता है कभी कभार कि बड़े बच्चे भी आपस में खेल कूद करने लग जाते हैं, तो कुछ बैक बेंचर्स थे जो आपस में खेल कूद कर रहे थे, तो एक लड़का था जो बेंच से गिर गया था। जो हमारी टीचर थी वो रिलीफ स्प्रे लेके आई थी और वो रिलीफ स्प्रे जैसे ही उन्होंने उस लड़के के लगाया, अमरिंदर ने बताया कि भाई मैं तो बैठ के पढ़ रहा था, वो पता नहीं वो स्प्रे की एलर्जी मेरे दिमाग में क्या चढ़ी और मैं फिर दोबारा स्कूल में बेहोश हो गया। जैसे ही मैं स्कूल में बेहोश हुआ फिर दोबारा मेरी फैमिली को बुलाया गया, मेरी फैमिली मुझे हॉस्पिटल लेके गई, लेकिन किस्मत की बात है कि डॉक्टर्स ने बोला कि इस बार एलर्जी बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करी, वो जो रिलीफ स्प्रे था बस वो इनके दिमाग तक पहुंच नहीं पाया, इस वजह से सेम डे मुझे डिस्चार्ज दे दिया गया और उसके बाद फिर दोबारा मुझे 2-3 दिन का रेस्ट दे दिया गया, जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बहुत हैम्पर हो रही थी। अमरिंदर ने बताया कि भाई जून से जुलाई आ गया, मेरी हालत में सुधार नहीं आ रहा था, फिर दोबारा मेरे स्टमक में हल्का सा पेन उठता, वो दोबारा ख़त्म हो जाता, लेकिन मेरे घर वालों को, मेरी दादी को बहुत ज़्यादा शक होने लगा कि जिस तरीके से मेरी बुआ गई थी, मेरे साथ ये चीज़ें अचानक से होने लगी। जब से हम पुश्तैनी घर से वापस आए हैं तो मेरी दादी ने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि जब तक अमरिंदर की तबीयत ठीक नहीं होगी वो जीवदानी टेम्पल जाएंगी और हर फ्राइडे जाएंगी, उन माता से पूछेंगी कि अमरिंदर के साथ क्या दिक्कत हो रही है। ये लोग फ्राइडे को निकलते हैं और फ्राइडे को जब ये लोग जीवदानी टेम्पल पहुँचते हैं तो अमरिंदर ने बताया कि इस दौरान भाई मेरे साथ अलग अलग हादसे होने शुरू हो गए थे। फ्राइडे आने से पहले मुझे अलग अलग आवाज़ें आया करती थी, मुझे एंटिटीज़ दिखनी शुरू हो गई थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई पोजेस करने की कोशिश कर रहा है या शायद मुझे पोजेस कर लिया गया है। जब ये लोग जीवदानी टेम्पल पहुँचे और माता जी से बात की तो माता जी वहाँ पर पूजा किया करती थी और माता जी अमरिंदर के हाथों सारा सामान फेंकवाती थी जो भी पूजा की क्रिया में यूज़ होता था। तो अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई मुझे बहुत रिलीफ मिलता था पूजा के बाद, जब मैं हाइट पे से सामान फेंकता था, जीवदानी टेम्पल कम से कम 1000 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आता है, तो जब मैं ऊपर जाके सामान फेंक देता था मुझे बहुत रिलीफ मिलता था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरे अंदर क्या चीज़ें पनप रही है। अमरिंदर ने बताया जब भी मैं मंदिर जाता तो शायद मेरे अंदर जो एंटिटी हुआ करती थी वो मंदिर के बाहर रुक जाती। जब भी मैं पूजा करता, सारे विधि विधान से सारी चीज़ें करता और माता जी जो भी मुझसे चीज़ें करवाती फ्राइडे वाले दिन, मैं बिल्कुल रिलैक्स हो जाता, लेकिन जैसे ही मैं मंदिर से बाहर निकलता मेरे अंदर वो स्पिरिट या एंटिटी दोबारा प्रवेश कर लेती, जिस वजह से मेरा शरीर बहुत ज़्यादा भारी रहने लगा। अमरिंदर ने बताया कि मैं अपने घर वालों को ये सोच के नहीं बोलता था कि मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे और शायद उनकी छोटी बहन बहुत ज़्यादा डर जाएगी, लेकिन अमरिंदर ने बताया कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आ गया और अक्टूबर में भाई मैं पूरी तरीके से पोजेस होना स्टार्ट हो गया। अब अमरिंदर को अक्टूबर में आके इस चीज़ का कंफर्मेशन कैसे हुआ कि वो पोजेस हो चुके हैं या धीरे धीरे जो एंटिटी है उन पर काबू पा रही है। अमरिंदर ने बताया कि भाई अक्टूबर का महीना था और मैं अपने घर पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, मेरे को बाहर जाना ज़्यादा अलाउड नहीं था, मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई 24 घंटे मुझे बैठ के देख रहा है, घूर रहा है। अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई शाम की आरती होने वाली थी और मेरा मन हुआ कि मैं महादेव के टेम्पल में जाऊँ, शंकर जी के मंदिर में जाऊँ, और मैं अपने घर से निकला, शंकर जी के टेम्पल में पहुंचा। जब मंदिर में मैं पहुंचा, अमरिंदर ने बताया कि भाई वहाँ पर जो पुजारी थे वो मुझे देखते आ रहे बचपन से। उन्होंने मुझे देखा कि जब वो लोग आरती कर रहे हैं, घंटियाँ बजा रहे हैं, तो मेरी आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई है और मैं हर किसी को घूर घूर के देख रहा हूँ।
जो वहाँ पे पुजारी थे उन्हें पता चल गया था कि अमरिंदर के साथ कोई ना कोई दिक्कत है, तो उन्होंने घंटियाँ और तेज़ बजानी शुरू कर दी, ये सोच के कि अमरिंदर को यहीं कहीं ठीक कर दिया जाए या उसके अंदर के एंटिटी को निकाल दिया जाए अगर अमरिंदर को कोई भी ऐसी दिक्कत है। लेकिन अमरिंदर ने बताया कि भाई मुझे बाद में पता चला जो पुजारी मेरे अंदर से एंटिटी को निकालने के लिए घंटियाँ ज़ोर ज़ोर से बजा रहे थे, एक टाइम ऐसा आया जब वो घंटियाँ छोड़ के बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। वहाँ पर मेरी आवाज़ बदल गई और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। जितने भी पुजारी थे उन्होंने शंकर भगवान के जो मंदिर था उसके बाहर जो चौतरा था वहाँ पर अमरिंदर को सबने पकड़ रखा था। अमरिंदर के घर वालों को इस चीज़ को इन्फॉर्म कर दिया था कि अमरिंदर के ऊपर कोई ऊपरी चीज़ आ रखी है, तो आप लोग फटाफट आ जाओ और अपने बच्चे को लेके जाओ। अमरिंदर के घर वाले जब वहाँ पर आए तो पुजारियों ने तो पकड़ रखा था, लेकिन अमरिंदर ने बताया जैसे मेरे दादाजी और मेरे पापा जी ने मेरा हाथ पकड़ा, भाई मैंने झट से हाथ घुमा दिया और वो दोनों दूर जाके गिरे। जो पुजारी वहाँ पे थे वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ किया करते थे, उनकी आस्था महादेव में बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने पता नहीं मेरे ऊपर क्या मंत्र मारे। अमरिंदर ने बताया कि भाई मैं वहाँ पर सुन्न होकर बैठ गया। और अमरिंदर ने बताया कि मेरी बहन भी वहाँ पर थी। मेरी बहन ने मुझे बताया कि मेरे मुंह से क्या वर्ड्स निकल रहे थे जब पुजारी ने पूछा कि तू कौन है, सच सच बता दे इससे पहले कि तेरे को हम भस्म कर दें। तो अमरिंदर ने बताया कि मेरी आवाज़ बदल गई और मेरे मुंह से निकला कि मेरा नाम मोहित है। अब ये नाम सुन के पूरे घर वाले बुरी तरीके से शॉक हो गए थे कि मोहित, इसके मुंह से ये वर्ड कैसे निकला, क्योंकि मोहित कौन था। अब हम चलते हैं उस कड़ी पे। अमरिंदर ने बताया कि भाई मेरे जो दादा के बड़े भाई थे जिन्होंने मुझे वाटरमेलन खिलाया था, तरबूज खिलाया था, उनका जो बड़ा लड़का था उसका नाम था मोहित, जिसने खुदकुशी कर ली थी। मतलब सबने मिलके मेरे ऊपर अपने ही घर के किसी सदस्य को छोड़ दिया था जो मुझे इतनी बुरी तरीके से पोसेस कर रहा था। अमरिंदर और उसके परिवार को जब ये चीज़ पता चली तो सबसे पहले तो उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करा, सारे रिश्तेदारों से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। और पुजारी जी के बोलने पर एक अच्छे किसी ऐसे बाबा जी को ढूंढने की सलाह दी गई जिनके ऊपर सिद्धि आती हो, जो अमरिंदर का इलाज कर सकें। अमरिंदर को उस रात घर पे वापस लाया गया। अमरिंदर ने उसी रात से हरकतें शुरू कर दी। रात के 1 बजे अपने आप ही उठ के मैं पूरे घर में चलना शुरू हो गया। जब भी कोई दीवार आती मैं घूम जाता, जैसे मैं किसी और के कंट्रोल में पूरा चल रहा हूँ। मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरे घर वालों को ये तो पता चल गया था कि इन्वॉल्वमेंट किसकी है, लेकिन अब उस इंसान को ढूंढा जा रहा था जो कि मेरा इलाज कर सकते थे। तो अमरिंदर ने बताया कि भाई मेरी मम्मी इलाहाबाद की रहने वाली है और इलाहाबाद के वहाँ पर हमारे ही रिलेटिव में पता चला कि कोई एक अच्छे सिद्धि वाले बाबा जी हैं जो हमारे ही रिलेटिव में। अमरिंदर ने बताया कि मैं उनका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, ना ही अपना रिलेशन जस्टिफाई कर पाऊंगा, लेकिन वो बस मैं ये बता देता हूँ कि दादा नाना के टाइप में लगते हैं। तो अमरिंदर को उनसे कंसल्ट करवाया गया। उन्होंने अमरिंदर को अपने पास बुलाया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अमरिंदर को जब भी कहीं तीर्थ स्थान पे लेके जाया जाता था, मंदिर लेके जाया जाता था या जीवदानी टेम्पल लेके जाया जाता था, तो अमरिंदर जाने से पहले बहुत ज़्यादा ड्रामे करते थे। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये हो गया था कि कैसे अमरिंदर को इलाहाबाद तक लेके जाया जाए। इलाहाबाद पहुँचना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जहाँ पर ये थे महाराष्ट्र, वहाँ से इलाहाबाद पहुँचना कम से कम 12 घंटे का रास्ता था। तो जो बाबा जी थे उनसे बात करी गई, तो बाबा जी ने बोला कि तुम इसे बस इतना बोलो कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, रात को हम निकलेंगे, जहाँ भी घूमने जा रहे हैं हम बहुत मज़े करेंगे वहाँ पे। और अमरिंदर को इसी तरीके से बताया गया कि अमरिंदर हमें घूमने के लिए चलना है, हम लोग घूमने के लिए निकल रहे हैं। अमरिंदर को बताया गया मनाली मसूरी जा रहे हैं। उनका सारा सामान पैक करा गया। अमरिंदर उस टाइम पर बहुत ज़्यादा खुश थे। अमरिंदर ने बताया कि भाई मेरे अंदर की एंटिटी मैं फील कर पा रहा था, वो इसलिए खुश थी क्योंकि मेरे ऊपर तो शायद कोई मारण क्रिया की गई थी कि मेरे को अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना है। तो अमरिंदर के मन में ये चल रहा था, मतलब वो जो एंटिटी अमरिंदर के अंदर थी वो ये सोच रही थी कि इस पूरी गाड़ी को मैं चलते पहाड़ से कुदा दूंगी। लेकिन अमरिंदर को ये नहीं पता था, जैसे ही वो गाड़ी में बैठेंगे उनके पापा ने क्या करा, फ़ोन मिलाया और अमरिंदर को बोला कि बेटा एक बार ज़रा रास्ता पूछना। जैसे ही अमरिंदर ने अपने हाथ में फ़ोन पकड़ा, उधर से मंत्रों का उच्चारण हुआ, जिसकी वजह से अमरिंदर वहीं की वहीं सो गए। अमरिंदर की जब आँख खुली तो वो कुछ घंटे ही दूर थे इलाहाबाद पहुंचने के। बट अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई मैं सेंसेस में था बट मैं अपने काबू में नहीं था। मैंने गाड़ी में बहुत ज़्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे घर वाले 1-2 घंटे बाद जब वहाँ पर पहुँचे इलाहाबाद में, जो बाबा जी का घर था उसके आसपास बहुत ज़्यादा घर नहीं थे, लेकिन मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देता हूँ नक्शा कैसे था। बाहर माता जी का मंदिर बना हुआ था और उनके घर के अंदर हनुमान जी का मंदिर बना हुआ था। उनके और भी बेटे थे जो उस टाइम पर घर पे नहीं थे, लेकिन एक बेटा था जो हमेशा उनके साथ इस सिद्धि में शामिल हुआ करता था, जो उनके ऊपर सिद्धि आया करती थी।
अमरिंदर ने बताया कि भाई जब मैं उस घर में पहुंचा, मैं ऐसा हो रखा था कि मैं उनके घर में कदम ही नहीं रख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हनुमान जी वहाँ पर बैठे हुए हैं और साक्षात मुझे रोक रहे हैं, मेरे अंदर की एंटिटी को रोक रहे हैं। लेकिन मेरे अंदर पता नहीं ऐसी कौन सी एंटिटी छोड़ रखी थी कि मैं उस घर में घुस ही नहीं पा रहा था। बाबा जी बाहर आए, उन्होंने मुझसे बात करी और मुझे कुछ मंत्र वगैरह बताए। तो वो जो एंटिटी थी वो बाबा जी के घर के बाहर रह गई और मैं उनके घर के अंदर चला गया। लेकिन बाबा जी जो थे उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा आएगा जब अमरिंदर बहुत ज़्यादा पोजेस हो जाएगा, अमरिंदर के अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। वो एंटिटी जैसे ही देखेगी कि अमरिंदर घर के बाहर निकल रहा है तो अमरिंदर को पूरी तरीके से पोजेस करने की कोशिश की जाएगी। घर वाले बैठ के बाबा जी से बात कर रहे थे कि किस तरीके से हम जो है अमरिंदर के अंदर की इस एंटिटी को रोक सकते हैं। तो बाबा जी ने बताया कि मैं यहाँ से अमरिंदर को कवच पहनाऊँगा हनुमान जी का, और उसके बाद हम लोग अमरिंदर को मध्य प्रदेश लेके जाएंगे। इलाहाबाद से मध्य प्रदेश का रास्ता 12 से 13 घंटे का था। अमरिंदर ने बताया कि भाई मेरे घर वालों को बताया गया हवन करने के बाद अमरिंदर के ऊपर एक कवच बनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले बाबा जी ने बताया कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई है और ये चीज़ें करी कैसे गई हैं। बाबा जी ने बताया कि जो उनका पुश्तैनिक घर है वो अभी भी काफ़ी डिस्टेंस पे है, मतलब 7-8 घंटे दूर है। 3 लोग लगे, अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई 3 लोग लगे उस पुश्तैनिक घर की मिट्टी लानी थी। सबसे पहले मेरे पापा गए, जब मेरे पापा बाइक से वापस आ रहे थे तो उनका बाइक का टायर फट गया। उसके बाद मेरे मामा जी को कांटेक्ट करा गया, मेरे मामा जी वहाँ पर पहुँचे तो उनकी गाड़ी का टायर फट गया। उसके बाद मेरे मामा जी के दोस्त को बोला गया, जब वो ऑटो में वापस आ रहे थे तो ऑटो वाले को पता नहीं क्या इमरजेंसी आ गई, उन्होंने आधे रास्ते में छोड़ दिया। उसके बाद जो बाबा जी के लड़के थे जिसके बारे में बताया गया कि उनको सिद्धि आती थी, वो गए और वो उस पुश्तैनिक हवेली, पुश्तैनिक घर की मिट्टी को लेके आए। तो बाबा जी ने जब हाथ रखा तो बाबा जी ने बताया कि इसके ऊपर मारण क्रिया की गई है और इस तरीके से की गई है कि आप सारे घर वालों को ख़त्म कर दें। और जो करने वाले थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब मेन मुद्दा था कि हवन तो होना है, हवन के बाद इस तरीके से कवच पहनाना है कि अमरिंदर को मध्य प्रदेश के महियार टेम्पल तक पहुंचाया जाए। रास्ता 13 से 14 घंटे का है। अमरिंदर ने बताया कि भाई मुझे कवच पहनाया गया। जब हम लोग वहाँ से गाड़ी में निकले तो एक गेस्ट हाउस में बीच में हमने रुकना था जहाँ पर हमें थोड़ा रेस्ट करना था। और ऐसा लग रहा था जैसे बाबा जी जब भी किसी को महियार टेम्पल लेके जाते थे उससे पहले उस गेस्ट हाउस में रोकते थे। वो गेस्ट हाउस वाले भगे भगे आए, बाबा जी का उन्होंने स्वागत करा। और जैसे गेस्ट हाउस वालों को भी पता था कि आज रात कुछ होना है तो बाबा जी ने पूरे परिवार को बोल दिया था कि आप लोग जाके सो जाओ, मतलब मम्मी पापा और बहन को सुला दिया और अमरिंदर को बोल दिया कि तुम आज अपनी दादा दादी के साथ सोओगे। अमरिंदर ने बताया कि अक्षय भाई रात के 12 साढ़े 12 बजे मैं उठा और जो गुरुजी थे वो नीचे वाले फ्लोर पे आराम से बैठे हुए थे, हम फर्स्ट फ्लोर पे थे जहाँ पर सब सो रहे थे। मैं उठा और मैं बाहर जाने की कोशिश कर रहा था उस गेस्ट हाउस की। तो जो बाबा जी वहाँ पे थे वो मुझे बड़े ध्यान से देख रहे थे और बाबा जी मेरे बगल में आए और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। अमरिंदर ने बताया कि भाई मैं साक्षात उस एंटिटी को देख रहा था कि वो जो गेस्ट हाउस था उसके गेट के पास वो एंटिटी खड़ी थी। मैंने बाबा जी को बताया कि बाबा ये रही वो एंटिटी। बाबा ने बोला क्या बोल रही है एंटिटी। तो अमरिंदर ने बताया कि जब मैंने वहाँ पर देखा तो वह एंटिटी मुझे बोल रही थी इस कवच को उतार दें। अमरिंदर ने सेम लाइन बोली कि बाबा ये बोल रहा है कि मुझे कवच उतार दूँ। बाबा ने बोला क्या करेगा कवच उतार के। तो सामने एंटिटी बोली कि इस कवच को उतार के दिखा, मैं सबको ख़त्म कर दूँगी। बाबा जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, बाबा जी ने सीधा बोला उतारते कवच। आज देखते हैं कि ये एंटिटी कितनी ताकतवर है। ये बाबा जी का पूरा प्लान था। जैसे ही कवच उतरेगा ये एंटिटी सीधा जो है अमरिंदर के ऊपर धावा बोलेगी और उसी टाइम दोबारा कवच पहना दिया जाएगा। अमरिंदर ने जैसे ही कवच उतारा वहाँ पर जो एंटिटी थी वो सीधा अमरिंदर के अंदर आ गई और सारे जितने भी गेस्ट हाउस वाले थे वो इसी फिराक में बैठे हुए थे। उन्होंने दोबारा अमरिंदर को कवच पहनाया जहाँ पर हनुमान जी के कवच ने अमरिंदर के अंदर के एंटिटी को वहीं पर कैद कर दिया। और वहाँ से फटाफट रातों रात गाड़ी निकाली गई। जो रात के 2 बजे ये लोग महियार टेम्पल पहुँचे और महियार टेम्पल पहुँचते ही एमपी में जितने लोग वहाँ पर थे जो पूजा पाठ कर रहे थे, जो पुजारी थे, वो लोग समझ गए थे कि बाबा ने जिस तरीके से बताया था वो पूरा का पूरा जो एक व्यवस्था की गई थी इस एंटिटी को पकड़ने की वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो गई है। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर क्रियाएं स्टार्ट हो गई जहाँ पर कवच पहना गया था। अमरिंदर ने बताया कि भाई जैसे ही मैं अंदर पहुँचा मेरा कवच उतार दिया गया। मंदिर के अंदर मेरे अंदर जो एंटिटी थी वो कैद हो गई। और अमरिंदर ने बताया कि इसके बाद मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। मेरे घर वालों ने, मेरी बहन ने मुझे बाद में बताया कि जब क्रिया हो रही थी मेरे मुंह से जो पूरा तरबूज था वो वॉमिटिंग के थ्रू निकला। उसके बाद एक ब्लैक कलर का गुच्छा निकला जो पूरा बाल का था। रात के 2 से 3 बजे तक ये क्रिया चली। उसके बाद अमरिंदर सो गए।
जब अमरिंदर सुबह उठे तो अमरिंदर ने बताया कि भाई मैं बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने अपने दादाजी से, पापा मम्मी सबसे ऐसे नॉर्मली बात की। अमरिंदर को बस ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर से कोई भार बहुत अच्छे सा हट गया। मैं जैसे ही ठीक हुआ 2-3 महीने बाद मैंने अपना स्कूल ज्वाइन कर लिया और मैं अपनी 10th क्लास कंटिन्यू करने लगा। और बस हमें बस ये इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि हम पुश्तैनी घर में नहीं जाएंगे और किसी से भी कांटेक्ट नहीं रहेंगे। मैं बिल्कुल ठीक हो गया, मेरे घर में किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे अंदर से जो एंटिटी थी वो निकाल दी गई। बस मेरी इतनी गलती थी कि मैंने वो तरबूज खा लिया था। शायद वो तरबूज का हिस्सा पहले से ही काट के रखा हुआ था। मेरे ऊपर जो तंत्र मंत्र करा वो पूरे घर को ख़त्म करने के लिए किया गया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे घर में सब बहुत अच्छे थे, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते थे और मैं एक टॉपर था। इस वजह से मैं 25 साल की उम्र में मेडिकल फील्ड में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। और आगे जाके मेरी अभी पूरी पढ़ाई बाकी है, लेकिन आयुर्वेदिक फील्ड में, मैं मेडिकल फील्ड में जो आ गया हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। शायद मेरे रिश्तेदार ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। तो आखिरी में आके अमरिंदर ने सिर्फ इतना बोला कि भाई जनता को बस इतना बोलना कि वो जितनी जल्दी हो सके जान ले, मान ले, सीख ले इस चीज़ को कि प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी करा जा सकता है, पैसों को लेके कुछ भी करा जा सकता है, आपसे जो जेलसी फैक्टर है उसको लेके कुछ भी करा जा सकता है, आपको आगे बढ़ते हुए ना देखने के लिए कुछ भी करा जा सकता है। बस जनता से वो इतनी ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई प्लीज़ जितना हो सके आप संभल के रहें, क्योंकि आपके माँ बाप और उनकी ब्लड लाइन आपकी हो सकती है, लेकिन शायद जो दूसरे रिश्तेदार है वो आपको ख़त्म कर देंगे ये सोच के कि ये इंसान आगे ना बढ़ जाए। उनकी खुद की औलाद जब नाकामयाब होती है तो वो यही सोचते हैं कि ये भी आगे कैसे बढ़ जाए। आखिरी में आके हमारी आपसे क्या रिक्वेस्ट होती है ऐसे रियल धमाकेदार सब्सक्राइबर स्टोरी लाने के बाद कि भाई आप जो है नए व्यूवर जो हमारे चैनल पे आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि ऐसे पैरानॉर्मल रियल एक्सपीरियंस हम आपके सामने लाते रहे, जहाँ पर हम जो कमेंट आते हैं हमारे सब्सक्राइबर के उन्हें पिन करते हैं, उनसे पूरा हम कम्युनिकेट करते हैं, एक एक चीज़ उनसे बात करते हैं और फिर आपके सामने लेके आते हैं ताकि आप सबक ले सकें। कभी आपको लगे कि भाई हमारे साथ जो चीज़ें हुई हम कैमरे पे आके बताना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। हमारा जो चैनल अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, उसके ऊपर जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं बहुत धमाकेदार किस्से लेके आ रहे हैं, जो क्लेम करते हैं कि अक्षय भाई अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारे साथ एंटिटी बैठी हुई है और कैमरा हमारा उस टाइम पे ब्लर भी होता है कभी कभी। हालांकि हम अपने स्टूडियो को पूरा क्लीन करवाते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि भाई हमें भी कैमरे पे आना है तो सिंपल सी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है और मेंशन कर देना कि अक्षय भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है। आपको टीम रिव्यू करेगी एक बार पूरे इंसिडेंट को और उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते हो कि मैं अपनी आवाज़ में उसे नैरेट करूँ तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, रिकॉर्ड करके आप भेज सकते हैं। आपके पास कॉल आएगा और थोड़ी बहुत चीज़ें कंफर्म की जाएंगी। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं इसी तरीके से फेसबुक को भी देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, भाई बहन माँ बाप जितने हैं, दादा दादी, उनको प्यार से रखिए। अब आपकी उम्र है उन्हें संभालने की। बस आखिरी में आके इतना कहूँगा, नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। मैंने उनका गला पकड़ा और मैंने उनको उठा करके नीचे पटक दिया। 80 किलो के इंसान को मैंने अपने एक हाथ से उठा करके नीचे पटका था और वो दोनों ने कहा कि इस कुछ भी हो जाए हम इसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सर उस मिट्टी को लेके जाने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि चलो हम तुमको घुमाने लेके जाएंगे। अब मैं तो बहुत खुश हो गया और मेरे अंदर जो एंटिटी थी वो और भी खुश हो गई कि उसे मौका मिल गया कि अब वो इसे सबको मार देगी एक एक करके।